हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। और क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया, और ये है गजब की गणित। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारे से हो जाए दो लफ्ज। ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। इन दो वर्ड्स के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज लेक्चर नंबर 1. So before starting the lecture, let me tell you about the batch, right? So this is MCC 2.0 exam oriented batch for May 2025 examinations. जैसे कि आपको दिख रहा होगा 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है? At a very very nominal price and the best quality education at just 15,000. इस बैच में हमारा पर्पस ये है कि आपका सिलेबस जिस 27 जनवरी स्टार्ट होगा 31 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देना, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। एंड उसके बाद द एंटायर अप्रैल मंथ वी विल हैव मॉक टेस्ट, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा ना। मॉक टेस्ट कैसा होता है ना, अपने यहां पेपर जो सेट किया जाएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर है तो ऑब्वियसली हम लोग का पूरा टीम है। जैसे स्कूल में होता था ना हम लोग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वैसे हम लोग का अलग से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जहां पर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर टू इवैल्यूएट योर कॉपीज एज पर द आईसीआई पैटर्न, और वो लोग वैसे चेक करेंगे और आपको कॉपी मिल जाएगा। एंड जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है वो तो 1 या 2 घंटे में ही आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है, राइट? तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा अप्रैल मंथ में। एंड देन मे का 15 डेज जो आपके पास समय रहेगा उसमें आप क्या कर सकेंगे, अपना सेल्फ रिवीजन कर पाएंगे जहां जहां गलती की, क्योंकि कम से कम 2 मॉक टेस्ट होगा ही आपका हर सब्जेक्ट का, 3 भी हो सकता है, राइट? एंड देन 15 डेज आपका समय रहेगा अपने आप को फाइनल रिवीजन के लिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, 2-3 बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठेंगे तो 100% कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका क्रैक नहीं होगा। सर पास नहीं होने का बात ही नहीं है, मतलब हम लोग का टारगेट ही है 280 प्लस 300 प्लस आपको दिलाने का, ठीक है? तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस पर्टिकुलर बैच में। ना ये बैच अवेल कैसे कर सकते हैं आप? अगर गूगल में एमसीसी जेपीआर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एमसीसी जेपीआर, और वो लिखने के बाद आप जैसे वेबसाइट में आते हैं ना, आपको यहाँ दिखेगा एमसीसी 2.0 एकदम राइट हैंड साइड टॉप में। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का यहाँ पर बैनर दिख रहा है, और इसी में ही सबसे पहला आपको दिखेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट है। फैकल्टीज अकाउंट्स में अनिल शर्मा सर द बेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, दीक्षांत सर बेस्ट इन लॉ, इकोनॉमिक्स संदीप गिरी सर, ऑब्वियसली क्यूए दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्वियसली बाय मी, राइट? तो ये सारे फीचर्स दिए हुए, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, आपको 100% बैकअप मिलेगा, आपको जितने बार वीडियोस को देखने उतने बार वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको बुक्स का हार्ड कॉपीज मिलेगा, ठीक है ना? डाउट्स 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व किया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा एट जस्ट 15,000, राइट? सो डेफिनेटली टू सब्सक्राइब टू इट, आप यहां पे बाय नाउ में क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली यू कैन परचेज इट, राइट? So now coming back to our subject, that is paper number 3. I will be taking our paper number 3, quantitative aptitude. जनरली लोग इसको मैथ्स बोलते हैं, और मैथ्स से मैथ्स फोबिया का बात आ जाता है, मतलब लोग जनरली मैथ्स डरते हैं कि मैथ्स। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट का नाम मैथ्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स का मतलब होता है नंबर्स, तुम्हारा नंबर्स को लेकर टेस्ट किया जाएगा इस सब्जेक्ट में। पहला बात अभी क्लियर रखें, वो टिपिकल मैथ्स नहीं है ये सब्जेक्ट, इट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच इज वेरी डिफरेंट। इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी है। तो पहला बात है ये सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल है। जिनका भी 11-12 मैथ्स नहीं होता, स्पेशली उन्हें ज्यादा डरते हैं कि सर 11-12 मैथ्स नहीं था मेरा, तो हम कैसे कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को? तो लेट मी टेल यू, 75 to 80% सिलेबस जो है वो क्लास 10 तक का मैथ्स का। एंड लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट, दिसंबर 2023 में एक नॉन मैथ स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा था, उसने 98 स्कोर किया था इन दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है ना? ही वाज फ्रॉम यूपी, राइट? आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस पास्ट
सो मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स आई सपोज, राइट? तो ऑनलाइन क्लासेस वो लिया था एंड ही स्कोर्ड 98 बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट, एंड उसी बैच में 100 भी था मैथ्स में, ठीक है? ही वाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राघव रंजन, करेक्ट? तो इसीलिए यू शुड रेस्ट एश्योर्ड, जो भी चीज हम लोग बताएंगे आपको, आप अगर उसको 100% फॉलो करेंगे, मैं आपको एश्योर करता हूं कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर इजीली 75-80 प्लस इन दिस पर्टिकुलर पेपर। मैं हर स्टूडेंट का बात कर रहा हूं, और जो एकदम हार्डकोर अच्छे तरीके, बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे, 90 प्लस स्कोर करना इस पेपर में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। जैसे कि आपको यहां पर बोर्ड में दिख रहा है, आपको नोट्स के फॉर्म पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, फिर जगह छूटा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है, फिर जगह छूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमको साथ में लिखना है, आपको साथ, मेरे साथ साथ लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कि जब मैं नोट्स लिख रहा हूं तो आप क्या करें, बस देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये जगह अगर छुड़ा हुआ है, इसका मतलब है आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप भी मेरे साथ साथ लिखें। नहीं भी करके 300-400 पेज हम लोग लिखने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। कितने पेजेस? 300-400 पेजेस लिखने वाले हैं। और 300-400 पेजेस तक लिखने के बाद एग्जाम में बैठेंगे, आपको खुद दिखेगा आपका रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है? सो विद दैट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट। आपको ये नोट्स ऑब्वियसली दिया जाएगा। हाँ, अभी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन स्कैन इट। जैसे अभी मैं क्यूआर कोड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, लेट मी शेयर दिस क्यूआर कोड, जस्ट वेट। हाँ, तो आपको यहां पर एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप अपने फोन से लेंस जो होता है गूगल लेंस, उसे स्कैन करेंगे तो ये नोट्स आपके फोन में आ जाएगा। जस्ट डू इट, आई एम गिविंग अ मिनट, डू स्कैन इट, डू स्कैन इट गाइस। इसको स्कैन करिए, इसको स्कैन करिए, एंड यू कैन गेट द नोट्स इन योर फोन इजीली। आप स्क्रीन के ऊपर ही अगर वो क्यूआर कोड के ऊपर लेंस को लगाएंगे तो आपको दिखेगा, एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करो तो नोट्स खुल जाएगा पूरा, ठीक है? आई होप हो गया होगा, आई होप हो गया होगा। और अगर नहीं हो पाया किसी से तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ का लिंक भी आपसे शेयर करवा दूंगा। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, विद द फर्स्ट चैप्टर, वी आर स्टार्टिंग विद द एकदम फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट, और चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। एक गजब सा चैप्टर है, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार चैप्टर है, पलटने चैप्टर है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला टर्म जो आपके सामने यहां दिख रहा होगा वो है, क्या लिखा हुआ है नोट्स अगर आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ व्हाट इज रेशियो। तो अगर और जूम कर दें तो दिख रहा होगा आपको व्हाट इज रेशियो। आई थिंक सबको हेडिंग दे दी होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। व्हाट इज रेशियो सबसे पहले लिखते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे भी साथ साथ। तो लिखेंगे सभी कोई, एवरीबडी शुड राइट। कौन से कलर का पेन यूज करें? हाँ जी, चलिए तो लिखो, रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो इज अ फ्रैक्शन used for comparison of two or more quantities. Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of
सेम टाइप कॉमा expressed in same units of measurement, expressed in same units of measurement. सबसे पहला बात समझते हैं यहां पर क्या मैंने लिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेशियो इज अ फ्रैक्शन। इसको अंडरलाइन करके रखिए। कोई भी फ्रैक्शन जो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2/3, तो दिस इज अ रेशियो ऑल्सो। फ्रैक्शन है तो रेशियो एक फ्रैक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को। मतलब फ्रैक्शन के हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को। इसको अंडरलाइन नहीं करना है। विच आर ऑफ सेम टाइप। नाउ अंडरस्टैंड, अब दो बच्चे हैं, बिल्लू और टिल्लू। अब एक बात बताओ, बिल्लू का वेट और टिल्लू का हाइट कंपेरेबल होगा क्या? बिल्लू का वेट और टिल्लू का हाइट कंपेयर हो सकता है क्या? आंसर इज नो। तो वेट को कंपेयर वेट से ही कर सकते हैं, वेट और हाइट कंपेरेबल ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा विच आर सेम टाइप। टाइप सेम होना जरूरी है, टाइप सेम होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मान लो मैं बिल्लू और टिल्लू का वेट को कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन बिल्लू का वेट अगर केजी में बोलेंगे हम और टिल्लू का वेट किसमें बोलेंगे? ग्राम में। बिल्लू का वेट केजी में और टिल्लू का वेट ग्राम में, तो अगेन कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब बिल्लू का वेट अगर केजी में तो टिल्लू का वेट भी किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम ये बोलते हैं ना कि बिल्लू और टिल्लू का वेट का रेशियो क्या है? 2/3 है। बिल्लू और टिल्लू का वेट का रेशियो क्या है? 2/3 है। इससे हम क्या कर पा रहे? कंपेयर कर पा रहे। इससे समझ में आ रहा है कि अगर बिल्लू का वेट 2 kg है तो टिल्लू का वेट 3 kg है, तो हम कंपेयर कर पा रहे ना। इसका मतलब है कि टिल्लू का वेट ज्यादा है और बिल्लू का वेट कम है। इसीलिए मैंने क्या लिखा? रेशियो एक ऐसा फ्रैक्शन है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को। हाँ, उनका टाइप सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली वेट और हाइट कंपेरेबल नहीं होता। वेट से कंपेयर हो सकता है, हाइट से कंपेयर हो सकता है। एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट भी सेम होना जरूरी है, यूनिट भी सेम होना जरूरी है। और एक बात यहां लिख सकते हैं, और एक बात लिख लेते हैं। सर क्या लिखेंगे? लिखो जनरली ratio is expressed generally ratio is expressed in its simplest form। क्या लिखे हम लोग? जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हैं? रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक रेशियो हम क्या बोल रहे हैं? 25:10। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेशियो है, इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो किसी भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे डिवाइड करके कैंसिल करेंगे। मतलब ये दोनों नंबर, ऐसा कोई नंबर है कि जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है? हाँ सर, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 5 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
कुछ लोग बोल नहीं सर 1 तो है ना कॉमन फैक्टर, तो 1 से मतलब नहीं, 1 छोड़कर कोई है क्या? 1 छोड़कर कुछ नहीं है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलेगा उसमें, क्योंकि आपको पता ही है ये पेपर सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड है। अरे ऐसे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव थोड़ी होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम में आपका ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस दिया रहेगा, ऑप्शंस जनरली तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहेगा। सॉल्व करके हो सकता है 25/10 आएगा, लेकिन तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया भी है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है किसका? 3.5:8.75 का, 3.5:8.75 का, यस और नो? तो जैसे यहां पर क्या है 3.50, 3.50 और नीचे में क्या है 8.75, 8.75। अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको क्या कर रहा हूं। अब दो बहुत सारे तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जैसे आप जानते हैं 3.50 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कैसे लिखते हैं? अगर डेसिमल हटा दे तो क्या बन जाएगा? ये 350। बचपन में सीखे थे कि डेसिमल के बदले 1 आता है और डेसिमल के जितने डिजिट है उतने जीरो आएंगे, तो ये हो गया 350/100। सीखे बचपन में। होल डिवाइड बाय 8.7, डेसिमल हटा दे 875, फिर डिवाइडेड बाय डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद कितने दो डिजिट्स है तो डिवाइड बाय 100। तो यहां से क्या हुआ 100 और 100 क्या हुआ कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये हो गया 350/875, 350/875। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने क्या बोला था, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको पता है दोनों में अभी भी कॉमन फैक्टर है। व्हाट इज ए कॉमन फैक्टर? द कॉमन फैक्टर इज 5। ये काम करते हैं ऊपर भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं और नीचे भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो 350 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 70 आएगा, और 875 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो 175। अभी भी देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, एक बार में 25 से कर सकते थे बट मेरे दिमाग में आया नहीं, तो ठीक है दोबारा कर लो। 70 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14, और 175 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। अच्छा अभी भी कॉमन फैक्टर है, क्या है 7 इज द कॉमन फैक्टर, तब 7 से डिवाइड करो, 14/7 2, 35/7 कितना होता है 5, तो ये रेशियो क्या आ गया 2/5। मतलब 3.5:8.75 का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म का बात करें इट इज 2/5, इट इज 2/5। ठीक है, मतलब एक बात जो तुमको समझ में आया कि रेशियो में आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। इवन पता है ये जो हम इतना झमेला यहां किए तब जाके ये 350 आया, हम ऐसा भी कर सकते थे कि काम जैसे 3.5 और नीचे क्या 8.75, हम ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.5 इंटू 100 क्या होगा 350, और 8.75 इंटू 100 कितना होगा 875, तो ये डायरेक्टली आ गया वाला। ध्यान रखना आप ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते, ऐसा नहीं ऊपर डिवाइड 5 नीचे डिवाइड बाय 7, ये नहीं कर सकते। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों अलाउड है, ये दोनों अलाउड है। ठीक है, चलिए काम करते इस बात को लिख भी लेते, इस बात को लिख भी लेते, लिख लो all the terms of the ratio
कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नो अंडरस्टैंड, मैंने यहां क्या लिखा, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, जो भी रेशियो में जो भी टर्म्स है हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नॉन जीरो नंबर से कर सकते हैं। सेम नंबर होना चाहिए बट वो नॉन जीरो, नॉन जीरो में समझ गए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात समझो, अगर ऊपर नीचे जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, और 8.75 इंटू जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो। एनीथिंग बाय जीरो, डिनोमिनेटर में जब भी जीरो होता है अनडिफाइंड हो जाता है ना, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तब क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे तुम देखो यहां पर मैंने क्या लिखा कि 5:7, 5:7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जैसे 5:7 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि रेशियो पता है ना आपको, आपको रेशियो में पता होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं 2:5, 2/5 बोलते हैं ना, तो 2/5 बोलो या 2:5 बोलो, बात एक ही होता है। 2/5 बोलो या 2:5 बोलो, बात एक ही होता है ना, ठीक है ना। वैसे ही कि 5:7 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/7। और अभी आपने बोला क्या कि आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो अगर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा, आपने बोला ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते, सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते। मान लो हम ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5/8, और नीचे क्या हो जाएगा, 7/8। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा, ऊपर नीचे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, और 7 को 5 से 7/5 रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, ऊपर नीचे हम 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, और 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.7 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, 5/7 ऊपर नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500/700 हो जाएगा, करेक्ट। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 25, और 7 इंटू 5 कितना होगा, 35। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5m/7m। हाँ, बट ये जरूर है क्या चीज, m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला था, आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड जरूर कर सकते हैं लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर नीचे 0 लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होना मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। सभी को एग्री कर रहे हैं क्या, सभी को एग्री कर रहे हैं क्या, यस और नो बताएंगे। यहां तक बात क्लियर है क्या। तो अभी तक हम लोग क्या बात किए, अभी तक हम लोग बात किए सबसे पहला बात रेशियो का डेफिनेशन। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। जैसे मैंने बिल्लू का वेट और टिल्लू का हाइट, वो दोनों कंपेरेबल है क्या, नहीं, दोनों का वेट ले सकते हैं, मतलब काइंड सेम होना जरूरी है। और दूसरा, अगर दोनों का वेट भी है तो 1 kg और 1 ग्राम नहीं चलेगा, दोनों kg में होना चाहिए। तो वेट भी, नेचर भी, काइंड भी सेम होना पड़ेगा और यूनिट भी सेम होना जरूरी है। फिर हम बोले क्वेश्चन जो रेशियो का आएगा उसमें क्या होगा, सॉल्व करने से हो सकता है कि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आए, बट एज ये एमसीक्यू पेपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन मार्क करना है, और ऑप्शन जनरली सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना, मतलब दोनों जो टर्म्स है, अगर कोई एक नंबर है कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड हो सकता है उससे डिवाइड करेंगे तब आएगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3.5:8.75 जिसके थ्रू डिस्कस किए थे। फिर हम बात किए कि जो भी टर्म्स होते हैं रेशियो का ना, आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसलिए मैंने 5:7 के थ्रू आपको समझाया कि सेम नंबर, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई के ऊपर नीचे, फिर 8 से डिवाइड के ऊपर नीचे, 5 से डिवाइड के ऊपर, फिर 10 से डिवाइड के ऊपर नीचे,
100 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, जो करे ऊपर वही करे नीचे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई, लेकिन m का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक 100%? चले आगे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग अब आ रहे हैं। जैसे यहां देखो एक रेशियो दिया हुआ है, क्या है, 5:7, 5:7, और क्या निकालना है, उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, डुप्लीकेट। गाइज डुप्लीकेट, किसी का डुप्लीकेट मतलब क्या हुआ, मेरा डुप्लीकेट मतलब मेरे जैसा, मेरे जैसा, राइट, मेरे जैसा। तो मेरे जैसा का अगर हम बोलेंगे 5:7 का डुप्लीकेट क्या होगा, सर 5:7 का डुप्लीकेट 5:7 ही होगा, 5:7 ही होगा, है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इसका डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दो, तो वो क्या हो जाता है, उसका डुप्लीकेट हो जाता है। स्क्वायर क्यों कर दो, बिकॉज मेरे जैसा है, दो सेम चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक एक्स है, एक्स का डुप्लीकेट क्या होगा, एक्स ही होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स का डुप्लीकेट क्या होता है, एक्स एक्स होता है, किसी का डुप्लीकेट वही रहेगा ना। एक्स का डुप्लीकेट क्या होगा, एक्स होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसलिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर करना, मतलब 5 का भी, एक मिनट, का मतलब क्या हुआ, 5 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 7 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो थोड़ा लाइट हो गया, चलो 5 का भी स्क्वायर करेंगे और 7 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यस और नो, पक्का एग्री कर रहे हैं। वैसे ही एक और टर्म क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या टर्म है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब एक, ट्रिप्लीकेट मतलब तीन चीज एक जैसा, एक्स एक्स एक्स, एक्स का ट्रिप्लीकेट क्या होगा, एक्स एक्स एक्स, ये हो गया ट्रिप्लीकेट, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, राइट। तो डुप्लीकेट का मतलब टर्म्स का स्क्वायर करना, ट्रिप्लीकेट का मतलब टर्म्स का क्यूब करना, ठीक है। तो यहां क्या होगा, 8 का क्यूब करना है इस टू 3 का क्यूब, 8 का क्यूब इस टू 3 का क्यूब, राइट। 8 का क्यूब, अच्छा एक चीज बताना जो भूल गए, आप लोग एकदम ध्यान रखना है रिगार्डिंग द कैलकुलेटर। नाउ स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड से आते हैं उनका हैबिट होता है कैलकुलेटर यूज नहीं करने का, है कि नहीं। बट सीए के एग्जाम्स में यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, बट नॉट द साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, द नॉर्मल कैलकुलेटर जो बिजनेस वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम। नाउ पूरे सिलेबस में हम लोग बहुत सारा शॉर्टकट सीखेंगे कैलकुलेटर का, वो हर तरह के कैलकुलेटर में काम नहीं करता है, ठीक है। अगर तुम मेरा प्रेफरेंस पूछेगा तो मैं आपको दो मॉडल प्रेफर करता हूं, और हो सके तो आज ही खरीद लेना, आज ही खरीद लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्लास में रिक्वायर्ड पड़ जाए। कौन कौन सा, कैशियो कंपनी का MJ12D, या फिर ऑरपैट कंपनी का OT512GT, OT512GT, ये दो मॉडल मैं रेकमेंड करता हूं। अदरवाइज अगर मान लो आपके पास कैलकुलेटर है, आप दो तीन चीज चेक कर लो, अगर वो काम कर रहा है तब तो आप जो आपके पास कैलकुलेटर वो भी चलेगा। पहला बात, आप क्या करना, कैलकुलेटर में 2 प्रेस करना, 2 प्रेस करने के बाद इनटू प्रेस करना, और फिर इक्वल टू प्रेस करते जाओ, देखो नंबर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 एक बार इनटू और इक्वल टू बार बार प्रेस करते जाओ, तो नंबर चेंज होना चाहिए, 4 8 16 ऐसा आना चाहिए। तो अगर नंबर चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी कंडीशन चेक करना है। फिर क्या करना, तुम 2 प्रेस करना, फिर डिवाइड प्रेस करना, 2 फिर डिवाइड और फिर इक्वल टू प्रेस करते जाओ, चेक करना नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब उसमें कम होगा, ठीक है ना। उसमें नंबर क्या होगा, कम होते जाएगा, बट नंबर चेंज होना चाहिए। 2 एक बार 2 इंटू इक्वल टू
इक्वल टू बार प्रेस करते हैं नंबर चेंज होना चाहिए, और 2 डिवाइडेड इक्वल टू और बार इक्वल टू प्रेस करते नंबर चेंज होना चाहिए। और एक लास्ट चीज चेक करना है, उसमें जीटी फंक्शन होना चाहिए, जीटी गो टू नहीं, जीटी जीटी बोल के एक फंक्शन होना चाहिए। और एक लास्ट चीज, प्लस ऑब्लिक माइनस ऐसे करके लिखा हुआ होना चाहिए। एक फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर प्लस ऑब्लिक माइनस लिखा हुआ, नॉट नॉर्मल प्लस माइनस वाला चीज, प्लस ऑब्लिक माइनस ऐसे लिखा हुआ होगा। तो अगर ये सारे फंक्शंस है, देखो इन दोनों मॉडल में तो सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैंने जो फंक्शंस बोला अगर ये सारे फंक्शंस आपके कैलकुलेटर में हैं, आपके पास जो भी कैलकुलेटर चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप जितना फंक्शंस बोले सारा नहीं है, आपको चेंज करना होगा, या तो यही वाला खरीद लो, या फिर जो जो फंक्शंस मैंने चेक करने बोला है वो सारा फंक्शंस चेक कर लेना है आपको। ठीक है, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, यस और नो। चले आगे, फटाफट बताएंगे। यस सर, चलिए आगे सर। जैसे यहां पर क्या निकालने बोल रहे हैं, इनवर्स रेशियो निकालने बोल रहे हैं। इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 11:19 है, इनवर्स रेशियो बोलो या रेसिप्रोकल रेशियो बोलो, बात एक ही होता है। 11:19 का इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 19:11। अच्छा ऊपर वाला सॉल्व नहीं किया, 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लो, कितना आ रहा है 8 इंटू 8 इंटू 8 512। ऑल्दो इसको भी कैलकुलेटर निकालने की तरीका भी, शॉर्टकट तरीका भी, बट क्यूब था इसलिए नहीं बता रहे, और सबके पास कैलकुलेटर शायद नहीं होगा आज, इसलिए भी नहीं बता रहे। और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ रहा है 27। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो किसका 64:625। नाउ डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या था, स्क्वायर करना। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या था, स्क्वायर करना। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या था, स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर था, तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। क्या करेंगे हम, 64 का स्क्वायर रूट करना है और 625 का स्क्वायर रूट करना है। आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, 64 लिखकर स्क्वायर रूट, आपकी कैलकुलेटर देखो एक स्क्वायर रूट बोल के फंक्शन होगा, आपके कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होगा, उससे चेक करो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और 625 का स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट 625 लिखो और कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट प्रेस कर दो, कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इसका मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया 8:25, किसका 64:625 का। नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसका निकालना है सब ट्रिप्लीकेट 125:27 का। किसका 125:27 का। जिस तरह डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर था तो सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट हुआ, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब है, तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हो जाए क्यूब रूट ना। क्यूब रूट को लिखते कैसे है, ये रूट और साइन देके यहां 3 लिख देते हैं, किसका 125 का इस टू क्यूब रूट निकालना है किसका 27 का। ये बहुत आसान नंबर है, ऑल्दो आपको कैलकुलेटर से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो हम सिखाएंगे बाद में, बट ये आसान नंबर है, सबको पता ही होगा 125। अच्छा जिसका क्यूब होता होगा 125 वही तो 120 क्यूब रूट होगा, जिससे सबको जानते हैं 5 का क्यूब होता है ना 125, तो 125 का क्यूब रूट भी क्या होगा 5 ही होगा। सिमिलरली 27 का क्यूब रूट निकालना है, 27 का सबको जानते हैं 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा। ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में जब तक सबके पास कैलकुलेटर आ जाएगा तो सिखाएंगे आपको कि क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। अभी के लिए नंबर्स इजी था तो कोई दिक्कत नहीं था, करेक्ट, यस और नो। अच्छा एक और चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था बट स्टिल, जैसे रेशियो क्या है 5:7 है, रेशियो क्या है 5:7, क्या मैं बोल सकता हूं 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो एंड 7 इज द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। 5 is the first term and 7 is the second term, yes or no? Now technically फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं एंटीसीडेंट। क्या बुलाते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट।
और जो सेकेंड टर्म होता है उसको बुलाते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बुलाते हैं उसको? कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। इज इट ओके? इस बात को ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ किसका? 5:7, A:B, X:Y और 9:8। सर ये कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या हुआ? तो पहले मीनिंग लिख लेते। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। क्या बोले हम? कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या बताया? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो सारे फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म क्या क्या है देखो हर एक रेशियो में। पहला है 5, दूसरा है A, तीसरा है X, चौथा है 9। इसका प्रोडक्ट बोलेंगे वो फर्स्ट पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट में क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट। क्या ये चीज समझ में आया सबको? क्या ये चीज समझ में आया? इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट का मतलब क्या क्या है? फर्स्ट टर्म क्या क्या है? 5 है, A है, X है और 9 है। और कॉन्सिक्वेंट में क्या क्या है? 7 है, B है, Y है और 8 है। यहां से क्या होगा? 5 × 9 45 AX is to 56 BY is to 56 BY। समझ में आया? कंपाउंड रेशियो कैसे निकालें? सभी को चेक करेंगे, बताएंगे कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला गया है। क्या ये क्लियर है? क्या कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला गया, ये क्लियर है कि नहीं है? कंपाउंड रेशियो का मतलब है सारे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस टू सारे सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। अब यहां पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ देखो। बोला 3:8:9:11 इज अ। इसको ये क्या है? अब देखो अभी तो जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें दो ही टर्म का बात कर रहे थे। दो ही टर्म रेशियो था ना, रेशियो में दो ही टर्म था 5:7 A:B। जितने भी क्वेश्चन सब में दो ही टर्म थे। अब यहां पर क्या है? दो से ज्यादा टर्म से, चार टर्म से। तो जब पता है जब दो से ज्यादा टर्म को हम कंपेयर करते हैं, कि कंपेयर करते हैं रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। जब दो से ज्यादा टर्म, दो से ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्लू, टिल्लू और मोनू तीनों का वेट कंपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्लू, टिल्लू, मोनू, सोनू चारों का वेट कंपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो ही सकता है। अगर दो से ज्यादा टर्म्स को अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो वैसे रेशियो को क्या बोलते हैं पता है? वैसे रेशियो को बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूड रेशियो। ये टर्म को ध्यान रखना कि जब भी दो से ज्यादा टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। आई थिंक यहां तक बात सारा क्लियर है। आई थिंक यहां तक बात सारा क्लियर है। यस और नो? और उसी बात को लेकर तुम अगले स्लाइड में भी दिखेगा। देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज। 3 या 3 से ज्यादा टर्म का रेशियो को क्या बुलाते हैं? दो टर्म का मैं तो खैर नॉर्मल रेशियो बोलते हैं, बट 3 या 3 से ज्यादा कंपेयर करते हैं तब उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? तब हम लोग उसको बुलाते हैं कंटिन्यूड रेशियो। तब क्या बुलाते हैं इसको? कंटिन्यूड रेशियो। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? पॉइंट नंबर 8 देखो।
पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है रेशियो इज यूनिट फ्री। अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला था कि रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो एक फ्रैक्शन है जिसमें दो कंडीशन था, एक तो था कि काइंड सेम होना, दूसरा यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर एक बात सोचो, अगर ऊपर और नीचे दोनों का यूनिट सेम होगा, जैसे मानो दो जन का वेट कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर भी केजी में नीचे भी केजी में, तो केजी केजी कैंसिल नहीं हो जाएगा अगर डिवाइड के फॉर्म पे लिखा हुआ है तो। फ्रैक्शन, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है, तो ऊपर भी केजी लिखा नीचे भी केजी लिखा, तो केजी केजी कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। मान लो किस दोनों का हाइट सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, यूनिट तो सेम होना पड़ेगा ना रेशियो होने के लिए, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जो भी रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिट फ्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी रेशियो हमेशा क्या होता है? यूनिट फ्री होता है। पक्का? इसके लिए थोड़ा सा एक बात यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, तो लिख के रखो, ऑल द ratios are unit free. All the ratios are unit free. It means ratio can be expressed. It means ratio can be expressed without unit of measurement. Without the unit of measurement. ठीक है? Without the unit of measurement. क्लियर है ना? मतलब यहां बोलना क्या चाह रहे हैं? जितने भी रेशियो होते हैं वो सारे यूनिट फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो रेशियो अगर आप लिख रहे हैं तो ऊपर का और नीचे का यूनिट क्या है? सेम है। तो यूनिट अगर सेम होगा तो कैंसिल करेंगे, यूनिट फ्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जितने भी रेशियो होते हैं दुनिया में वो सारे यूनिट फ्री होते हैं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? इसका मतलब यही हुआ कि रेशियो, जब भी कोई चीज रेशियो में लिखेंगे तो उसका यूनिट लिखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लिखें इट मींस रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो यूनिट है उसको नहीं लिखकर हम नॉर्मल खाली नंबर को लिख सकते हैं, इसलिए हर समय हम लोग नॉर्मल नंबर को लिख रहे थे। ठीक है? पॉइंट नंबर 9 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप बताएंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो को क्या बुलाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे नाम, बताएंगे? राजा बेटा लोग बताओ फटाफट। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो को क्या बुलाते हैं? सो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो को बुलाते हैं एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म क्या बुलाते हैं? एकदम करेक्ट, कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यस और नो? एग्रीड? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बोला फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg इज टू 35,000 ग्राम्स। ना ऑब्वियस बात है, दोनों में वेट का ही बात हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? काइंड तो सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है। एक केजी में तो दूसरा क्या है? ग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं, सेम बनाओ। एक काम करते, जो ग्राम है उसको ग्राम में रहने दो। जो ग्राम है अब तुम्हारा मर्जी है, या तो ग्राम को केजी करो या केजी को ग्राम कर दो, कोई भी एक करो, आंसर सेम ही आना है। जिसे मान लो हम क्या बोल रहे हैं, हम केजी को ग्राम करना चाहते हैं, तो एक बात बताएगा 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो क्या बात करें, क्लास 3 में थोड़ी ना हम लोग है, इतना तो पता है। बताओ ना राजे, बताओ फटाफट। 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? ऑब्वियसली 1000 ग्राम्स। ठीक है? तो 1 kg अगर इक्वल टू 1000 ग्राम्स है तो 3 kg इक्वल टू कितना ग्राम्स हो जाएगा? 3000 ग्राम्स। 3000 ग्राम्स, और यहां पर कितना हो गया? 35,000 ग्राम्स, है कि नहीं? सर आपने एक बात बोला था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर उसे कैंसिल भी करना हो तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो ही गया, वो तो बाय डिफॉल्ट है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1000 से डिवाइड करो, 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 35,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। इसका रेशियो क्या हो गया? 3:35, 3:35। और ऐसे भी होता, अगर तुम ग्राम को केजी में करता तो 1000 ग्राम में 1 kg होता, तो 35,000 ग्राम में कितना होगा? 35 kg, तो ऑटोमेटिक 3:35 हो जाता। तो चाहे तुम ग्राम को केजी में करो, चाहे तुम केजी को ग्राम में करो,
रेशियो अलग नहीं आ सकता। कॉपी करेंगे फटाफट, कॉपी करेंगे फटाफट, कॉपी करेंगे फटाफट। ठीक है, डन, चले आगे। अब देखो अगला बात यहां क्या लिखा हुआ है, अगला बात लिखा हुआ है a is to b can also be written as ak is to b के, तो हम बात किए थे, समझ आ रहा है कि a is to b को हम क्या लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई किया, तो a को k से मल्टीप्लाई a k हो जाएगा, और b को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो b k हो जाएगा। या फिर आप ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मैंने k से डिवाइड किया तो a बाई k हो जाएगा, इस टू क्या हो जाएगा b बाई k। लेकिन ये ऑब्वियस सा बात है, इट शुड बी नॉन जीरो नंबर, मतलब k का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई नया बात नहीं है, राइट। पॉइंट नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द टर्म मतलब जैसे a इज टू b है, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब a इज टू b और b इज टू a क्या सेम होगा क्या, a इज टू b और b इज टू a क्या सेम होगा, आंसर इज नो, नेवर। जैसे अगर हम बोलते हैं 2 इज टू 3, तो क्या 2 इज टू 3 और 3 इज टू 2 सेम है, नहीं। अरे 2 इज टू 3 का मतलब 2/3, तुम कैलकुलेटर में चेक करो, 2/3 का वैल्यू निकालो 0.66 समथिंग आ रहा है, और 3/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 आएगा, दोनों सेम कहां से हो गया। इसलिए कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं बोल सकते अच्छा मेरा आंसर 2/3 आ रहा है, ऑप्शन में 3/2 दिया, वही तो राइट ही तो है, सेम ही तो दिया हुआ, सेम नहीं है। इसलिए कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना होगा ताकि मेरा आंसर क्या आए, करेक्ट आए, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सभी एग्री कर रहे हैं, सभी एग्री कर रहे हैं, पक्का। अब नेक्स्ट, अगेन यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने बोला गया है। अब जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको क्या देखना होता है, कोई कॉमन फैक्टर अगर होगा तो वो कैंसिल करना होता है। रेशियो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बचपन में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते थे, 2 होल 1/3। तो 2 होल क्या है 1/3, इस टू का मतलब क्या होता है डिवाइड, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, और यहां पर क्या है 3 होल 2/3। नाउ आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कन्वर्ट कैसे करते, बचपन में शायद आपने सीखा होगा कि जैसे यहां पर फ्रैक्शन में डिवाइडमेंट में क्या है 3 है ना ऊपर में, तो हम भी 3 लिख देंगे, और हम क्या करेंगे जो नीचे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले से, और फिर ऐड करेंगे ऊपर वाले से। यही तरीका होता है ना, सीखे होंगे बचपन में। सिमिलरली यहां पर भी नीचे में क्या है 3 है, अब जो डिनोमिनेटर में है उसको बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे ऊपर वाले से। इस तरीके को ध्यान रखना है, सबको आना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, तो ये बन गया 3 इंटू 2 6 प्लस 1। तो बहुत जन बोलता नहीं था ऐसा क्यों नहीं कर सकते, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 9। अरे नहीं भाई, बचपन में पढ़े होंगे आपने बोर्डमास, एडिशन बाद में ही होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है ना। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7/3, और नीचे क्या आ रहा है 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/3। तो ऑब्वियसली बचपन में ये भी सीखे होंगे 7/3 को डिवाइड करना इससे, तो ये चाहे डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, 11/3 का उल्टा 3/11। तो 3 और 3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 7/11, 7/11। एंड ऑब्वियसली 7 और 11 दोनों क्या है प्राइम नंबर है, इसका और कोई कॉमन फैक्टर होने वाला नहीं है। कॉपी करेंगे फटाफट, कॉपी करेंगे फटाफट। डू इट फास्ट, सभी कोई डन।
चलिए अब यहां देखो अब यहां पॉइंट नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, इन द रेशियो ए इज टू बी, इन द रेशियो ए इज टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब यहां पर एक्चुअली हम क्या बात करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर में तुमको अगर समझाएं, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल 7:5, या फिर हम बोलते हैं 8:3, या फिर अगर हम बोलते हैं 101:71, इन तीनों एग्जाम्पल में देखो एक चीज, तीनों एग्जाम्पल में ये सब क्या रेशियो है, तो वही बोले इन द रेशियो ए इज टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब पहला वाला क्या होना चाहिए, दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। देखो 7:5 में 7 बड़ा है ना 5 से, 8 पहला वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है। इस ऐसे रेशियो को बोलते हैं, ऐसे रेशियो को बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ऐसे रेशियो क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्योंकि अच्छा ग्रेटर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि पहला वाला क्या है बड़ा है इसलिए नाम पड़ा ग्रेटर। इनइक्वालिटी क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों नंबर सेम थोड़ी ना है, इसलिए हम क्या पड़ गया रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर पहला वाला बड़ा हो एंड छोटा, सेकंड वाला वैल्यू क्या हो छोटा हो, तब क्या बुलाते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझ में आया क्या, यस और नो, कभी कोई। लेकिन उसी जगह अगर हम बोलते हैं लेट्स से 5:11, या फिर अगर हम बोलते हैं 2:35, या फिर हम बोलते 36:101, इन तीनों में देखो, इन तीनों में क्या हो रहा है, पहला वाला वैल्यू क्या है छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है कि नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, वही है इन द रेशियो ए इज टू बी इफ ए इज लेस देन बी। तो अगर पहला वाला छोटा है तो नाम पड़ जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। क्योंकि पहला वाला क्या है छोटा है और दूसरा वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों वैल्यू सेम हो जाए, दोनों वैल्यू क्या हो जाए सेम, जैसे हम बोले 8:8 दोनों सेम हो गया ना, या 13:13 दोनों सेम हो गया, या 1:1 दोनों सेम हो गया, है कि नहीं। 8:8 बोलो या 13:13 बोलो या 1:1 बोलो, इसमें क्या हो रहा है दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। ऐसे रेशियो को बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो बहुत ही सिंपल बात यहां मैंने किया, मैंने यहां क्या बोला कि अगर कोई रेशियो ए इज टू बी में है तो या तो पहला वाला वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा दूसरे वाले से, या पहला वाला वैल्यू छोटा होगा या इक्वल होगा। अगर पहला वैल्यू बड़ा है तो बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, अगर पहला छोटा है दूसरा बड़ा है तब रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, और दोनों अगर सेम है तो क्या बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। और यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखा है, तो एग्जांपल साथ में कॉपी करेंगे, ये एग्जांपल्स भी आप साथ में कॉपी करेंगे फटाफट, ये एग्जांपल्स भी आप लोग कॉपी करेंगे। ठीक है डन। अच्छा एक और चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, एक और चीज यहां से कंक्लूड कर सकते हैं क्या, लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी, simplest form of ratio of equality will always be 1:1। क्या लिखे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म किसका रेशियो ऑफ इक्वालिटी का, वो हमेशा 1:1 ही होगा। क्यों देखो समझो, जैसे 8:8 है तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 8 हो गया ना, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1:1 हो जाएगा, 30 से डिवाइड करके 1:1 हो जाएगा। तो कोई भी अगर रेशियो ऑफ इक्वालिटी है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमेशा क्या होगा 1:1 ही रहेगा। ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है,
पॉइंट नंबर 15 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? रेशियो एग्जिस्ट ओनली व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड। बोले दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के बीच रेशियो कब एग्जिस्ट करेगा? जब काइंड सेम हो। काइंड सेम मतलब जैसे अगर मान लो तीन स्टूडेंट को हम बिल्लू, टिल्लू और मोनू कंपेयर कर रहे हैं, तो तीनों का काइंड सेम होना, या तीनों का वेट या तीनों का हाइट काइंड सेम होना चाहिए। बट खाली काइंड सेम होने से बात नहीं चलेगा, टाइप भी सेम होना जरूरी है। टाइप भी सेम होना जरूरी है, यस और नो? तो इस बात को लिख लो, सेम काइंड और ऐड कर लो, रेशियोज एग्जिस्ट ओनली व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड और सेम टाइप। सेम काइंड बोलो या सेम टाइप बोलो, बात सेम है कि नहीं? क्योंकि बिल्लू का वेट और टिल्लू का हाइट तो कंपेरेबल नहीं है ना, है कि नहीं? तो लिख लो एग्जांपल की तरफ कि देयर कांट बी रेशियो ऑफ एज एंड हाइट। किसी का एज का और किसी का हाइट का तो रेशियो हो ही नहीं सकता ना। एज तो इयर्स में होता है और हाइट तो किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। करेक्ट बोल रहे हैं? तो रेशियो तभी एग्जिस्ट करेगा जब काइंड सेम हो। मतलब अब बिल्लू का वेट और टिल्लू का हाइट तो कंपेरेबल ही नहीं होगा, बिल्लू का एज टिल्लू का हाइट कंपेरेबल नहीं होगा। तो काइंड या टाइप बोलो, वो सेम होना जरूरी है, नहीं तो कंपेयर ही नहीं हो सकता। करेक्ट? किसी को यहां तक कोई डाउट? किसी को यहां तक कोई डाउट बताएंगे? पक्का? अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने बोल रहा है? 1/3, 1/8 और 1/10 का। नाउ सिंपलेस्ट ऐसा चीज में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहां पर ध्यान रखने का है? यहां पर देखो सब में ना डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। एक बार डिनोमिनेटर क्या है 3 और एक बार क्या है 8 और एक बार क्या है 10। जब भी ऐसा आ जाए, अच्छा हमने एक बार जानते हैं रेशियो में जितने भी टर्म्स होते हैं सब में हम सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। जब भी ऐसा तुम्हारे सामने सिचुएशन आए जहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तुम क्या करना, हम लोग तीनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। आई थिंक आप एलसीएम निकालने जानते हैं। जैसे 3 है, 8 है और 10 है, इनका एलसीएम निकालना है तो तुमको ये देखना होगा ऐसा कोई दो नंबर जिसे कॉमन फैक्टर मिल जाए ना। 3 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, बट 8 और 10 में कॉमन फैक्टर हो सकता है। वो क्या है? 2। ऐसे करते थे ना, 3 तो 3 रहेगा, 8 को 2 से डिवाइड करो आएगा 4 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। यही होगा ना? अब देखो 3, 4 एंड 5, अब इन तीनों में कोई भी दो नंबर नहीं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो उसको फिर अब ऐसे ही रहने दो। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा? यहां पर एक तो आएगा 2, अब इसमें इंटू कर लो ये तीनों को, 3 इंटू 4 इंटू 5, बस ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 6, 24 इंटू 5 120। यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 120 इज एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को ना 120 से मल्टीप्लाई करें। हम लोग क्या बात की थे, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ नॉन जीरो नंबर क्या आया? 120 आया। 120 से नॉन जीरो नंबर, तो 120 इंटू 1, 120/3 कितना होगा? 40 होगा। 120 डिवाइड बाई 8 कितना होगा? 15 होगा। और 120 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा? 12 होगा। यह रेशियो क्या आ गया? 40:15:12। 40:15:12। यस और नो? 40:15:12। क्लियर? Am I clear? Everyone? सभी को क्लियर है क्या? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है? जैसे वन मोर एग्जाम्पल टू वाइंड अप टुडेज सेशन, वन मोर एग्जाम्पल टू वाइंड अप टुडेज सेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 17। देखो वैसे ही सेम क्वेश्चन है, तुमको अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने बोल रहा है। क्या यहां पर तीनों का एलसीएम सेम है क्या?
तीनों का डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे बताओ, एलसीएम 5, 3 और 5 के एलसीएम निकालना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 तो कुछ नहीं हो सकता और ये भी 1 आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब हर एक टर्म को 15 से मल्टीप्लाई, तो 3/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई, 2/3 को भी 15 से मल्टीप्लाई और 8/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 24 हो गया। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो गया, 9:10:24, 9:10:24। क्लियर है, यस और नो, सभी को एग्री कर रहे हैं क्या? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। आई होप आज के सेशन में जो भी चीज हम लोग सीखे हैं वो सब आपके लिए बहुत आसान था, आप इजीली सब चीज को समझ गए। प्लीज मेक श्योर कि एवरी डे जो आपका क्लास में कराया जाएगा आप उसको रिवाइज करें। अगर उतना ही रिवाइज करके आते हैं तो आई विल मेक श्योर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप you had a nice experience in today's session with the first session and I hope to see you all in the second session with more josh. ठीक है, so that's all, thank you, जय हिंद जय भारत, that's all, thank you guys, bye bye.